हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूलैट क्लासेस। आप सभी लोग एक बार जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये आज हिस्ट्री की पहली क्लास रहेगी और हमारा न्यूलैट क्लासेस एकमात्र चैनल जहां आपको पर्टिकुलर वे में एक सीक्वेंस लेवल पर चीज़ें मिलेंगी आपको। ठीक है, तो हम क्लास को स्टार्ट करेंगे और ये क्लास आपके लिए लोअर पीसीएस और जितनी भी परीक्षाएं यूपी ट्रिपल एस सी की हैं या फिर केंद्र सरकार जितनी भी परीक्षाएं आयोजित करा रही है, एसएससी जीडी है, ठीक है, उस सभी के लिए सफिशिएंट रहेगी। बिल्कुल बेसिक से आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो आप क्लास में बने रहिए। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इतिहास में मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और उस पर देखते हैं। मध्यकालीन इतिहास। मेडिएवल हिस्ट्री। ठीक है, मेडिएवल हिस्ट्री को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हो गया आपका दिल्ली सल्तनत, दूसरा है आपका मुगल। क्लियर। अब भारत में दिल्ली सल्तनत का उदय कब होता है और भारत में मुगल वंश का उदय कब होता है, ठीक है, इन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हम ये सब पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजा रहे हैं, कौन सा वंश कितने शासन तक कितने वर्षों तक चला है, कितने सबसे कम वर्षों तक शासन किया है, सबसे पहले भारत में कितने आक्रमण किया। ठीक है, तो इन सब पर हम बारी बारी से चर्चा करते रहेंगे और हम बहुत जल्दी एसएससी जीडी का क्रैश कोर्स लेकर आएंगे जो 40 से 45 दिन का मात्र रहेगा, जिसमें आपको अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आप जीडी का आराम से क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, जीडी का एग्ज़ाम आराम से फोड़ जाएंगे आप, बिल्कुल। तो 40 से 50 दिन का, लगभग 45 दिन का मानते हैं, एवरेजन 45 दिन का हमारा कोर्स रहेगा, जिसमें हम लोग 4-5 टीचर अच्छे से मेहनत करेंगे। ठीक है, और आपका सिलेबस क्लियर कराया जाएगा। तो हम दिल्ली सल्तनत में आपको बता दें कि दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों को पढ़ेंगे। देखिए, दिल्ली सल्तनत का जो उदय हुआ, पहले आपको उदय बता देते हैं कि इसका जो उदय हुआ था, दिल्ली सल्तनत का जो उदय हुआ वो तराइन के दूसरे युद्ध से हुआ। ठीक है, तराइन के दूसरे युद्ध से क्यों हुआ? क्यों, तराइन का प्रथम जो युद्ध हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी को हरा दिया गया पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, ठीक है, वो भी इन दोनों के बीच हुआ। लेकिन इस युद्ध में क्या हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया गया मोहम्मद गौरी के द्वारा। ठीक है, अब मोहम्मद गौरी ने जब हरा दिया, पूरी तरह से परास्त कर दिया राजपूत वंश को, तो राजपूत वंश का तो विघटन हो गया। ठीक है, और यहाँ दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाती है आपकी। ठीक है, तो ये इसका उदय कब हुआ? तो आपको याद रखना है, तराइन का दूसरा युद्ध, सेकंड युद्ध। ठीक है, कब? 1192 में। ठीक है, कौन सा वंश था? तो राजपूत वंश को हराया गया। इसमें राजपूत वंश को पराजित किया गया था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के अंदर हम देख लेते हैं, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे इसमें वो गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो वंश है वो आपका
गुलाम वंश है, गुलाम वंश। दूसरा है आपका खिलजी वंश। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? तुगलक वंश। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? तीन हो गए, सैयद वंश। इसके बाद अपन लोगों को पढ़ना है इसमें लोधी वंश। कितने? ये कितने हो गए आपके? पांच वंश। तो दिल्ली सल्तनत में कुल पांच वंश थे। कितने वंश थे? पांच वंश थे, ठीक है। अब इनके शासकों की अगर बात की जाए तो इसका संस्थापक कौन था गुलाम वंश का? क्योंकि गुलाम वंश में कुल 11 शासक रहे हैं। गुलाम वंश में कुल 11 शासक रहे हैं, और मात्र गुलाम वंश के तीन शासक ऐसे रहे हैं जो गुलाम रहे हैं। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, बलवन इल्तुतमिश का गुलाम था, ठीक है। तो ये तीन शासक ही मात्र गुलाम रहे हैं। अब 11 में से अगर तीन शासक गुलाम हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुलाम वंश कहा जाएगा, लेकिन हम फिर भी इसको कहते हैं कि गुलाम वंश, ठीक है। तो इसके कार्यकाल की अगर बात करें, टोटल दिल्ली सल्तनत का जो कार्यकाल रहा है वो कितना रहा है? 1206 से लेकर के 1526 तक। 1206 से लेकर के 1526 तक कार्यकाल रहा है, ठीक है। जिसमें गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इसका वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आपको याद रखना है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। अब ये आपको मोटा मोटा बता दे रहे हैं, उसके बाद जब इसमें डीप पढ़ाएंगे तब आपको अच्छे से इसकी कहानी समझ आएगी, ठीक है। ऐसे ही खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो आप याद रखोगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तुगलक वंश का आपको याद रखना है गयासुद्दीन तुगलक। और सैयद वंश का याद रखना है आपको खिज्र खां। क्लियर? और लोधी वंश का आपको याद रखना है बहलोल लोधी। इसका शासन टाइम पीरियड देख लेते हैं। टाइम पीरियड क्या रहा है गुलाम वंश का? 1200 1206 से लेकर के 1290 तक टाइम पीरियड रहा है। 1290 से लेकर के 1320 तक खिलजी वंश रहा है। 1320 से लेकर के 1414 तक आपका तुगलक वंश रहा है। और 1414 से लेकर के 1451, ठीक है। इसको क्या डालना है? 1451 आपका सैयद वंश रहा है। और उसके बाद 1451 से लेकर के 1526 तक आपका लोधी वंश रहा है। तो कहते हैं ना कि लोधी वंश में जो इब्राहिम लोधी था उसका बाबर के साथ युद्ध हुआ था पानीपत का, ठीक है। तो जो पानीपत का युद्ध हुआ था तो गुलाम वंश का उदय हुआ, ठीक है। गुलाम जो मुगल काल है, मुगल काल का उदय किस युद्ध के कारण हुआ है, ये पूछे जाते हैं थोड़े से डीप क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको याद रखना है पानीपत का पानीपत का सेकंड युद्ध। इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ पर रखनी है, ठीक है। दूसरा, इसी में आपको बता दें कि जो हमने पांच वंश बताए हैं, कुल पांच वंश हैं। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ठीक है।
अगर इसको याद भी रखना है तो फिर ऐसे ही इनके अक्षर पकड़ो, और इनको भी याद करने का तरीका है कि इनका एक अक्षर लो, आगे का इसका एक अक्षर लो, आगे का इसका एक अक्षर लो, एक अक्षर लेते हुए और कोई एक शब्द बना लो। ठीक है। और ना इसका कुछ ट्रिक है, अलग अलग ट्रिक लोगों द्वारा बनाई गई हैं। ठीक है, तो अलग अलग ट्रिक हैं, जैसे कि इसको क्या देते हैं, गुलाम खिले तब सांस लो। ठीक है, तो ऐसी ट्रिक हैं, तो आप भी इसको लिख लीजिए। अगर ट्रिक से याद ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हिस्ट्री आपको बेसिक से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। कहाँ तक आप ट्रिक याद रखोगे बताओ। क्लियर। तो हम आपको बता दें कि अब इसमें थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, इसलिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। बस हल्का फुल्का इसी में ही आपको हम बता दे रहे हैं कि जो गुलाम वंश था, गुलाम वंश के बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं। गुलाम वंश जो था, इसमें कुल 11 शासक रहे हैं। कितने शासक रहे हैं भाई? 11 शासकों ने राज्य किया है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो शासक रहे हैं खिलजी वंश में, कुल 5 शासक रहे हैं। कितने? 5 शासक रहे हैं। और अगला कौन सा आता है? तुगलक वंश। ठीक है, तो तुगलक वंश में कुल 9 शासकों ने राज्य किया है। कितने शासकों ने भाई? तो 9 शासक आपको याद रख लेने हैं। क्लियर। अगला आता है सैयद वंश। ठीक है, तो सैयद वंश में आपको कितने शासक हैं? 4 शासकों ने राज्य किया है। अगला बहलोल लोदी के द्वारा राज किया गया है, सिकंदर लोदी के द्वारा राज किया गया है, और इब्राहिम लोदी के द्वारा राज किया गया है। तो टोटल लोदी वंश में कितने शासक हो गए आपके? 3 शासक। तो 3 शासक आपको केवल लोदी वंश में आपको याद रख लेने हैं। कितने? 3 शासक। 3 शासक आपको लोधी वंश में केवल और केवल पढ़ लेने हैं। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है? तो देखो अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक वर्षों तक शासन करने वाला वर्ष कौन सा था? ठीक है, तो आपको याद रखना है तुगलक वंश। कौन सा वंश? तुगलक वंश। सर्वाधिक वर्षों तक शासन करने वाला वंश। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये हो गया कि सर्वाधिक वर्षों तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? आप याद रखोगे जी हाँ, कौन सा है? तुगलक वंश। 1320 से 1414 तक लगभग 94 वर्ष शासन किया है। कितना? 94 वर्ष। क्लियर हो पा रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब ये क्वेश्चन बना है कि तुगलक वंश सर्वाधिक वर्षों तक शासन करने वाला वंश है, तो सर्वाधिक कम वर्षों तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन है। तो आपका क्या आंसर रहेगा इसमें? खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश। इसमें आपको याद रखना है सर्वाधिक कम, सर्वाधिक कम वर्षों तक शासन करने वाला वंश। सर्वाधिक कम वर्षों तक शासन करने वाला वंश। ठीक है, इतनी सारी बातें क्लियर हैं। देखिए, इसने कितने साल राज्य किया? सबसे ज्यादा किसने किया? तुगलक वंश ने 90 साल, सॉरी 94 साल। उसके बाद खिलजी वंश ने कितने वर्ष किया है? तो खिलजी वंश कहाँ दिख रहा है आपको? 1290 से 1320 तक कितने साल? 30 साल राज्य किया है। 30 वर्षों तक शासन किया है। ठीक है, 30 वर्षों तक शासन किया है। उसके बाद गुलाम वंश ने 84। ठीक है, 84 के बाद फिर सैयद वंश आ जाएगा, सैयद वंश के बाद लोधी वंश आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हैं। तो सबसे ज़्यादा समय तक शासन किसने किया है? तुगलक वंश ने। और सबसे कम समय तक शासन किसने किया है? तो आपका आंसर रहेगा खिलजी वंश। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि गुलाम वंश में कुल कितने शासक थे? तो 11 शासक थे। आपको पता है 3 शासक गुलाम कौन कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और गयासुद्दीन बलबन। क्लियर है? ठीक है, चलिए और इसमें कुछ बताना है। देखिए,
मुगल काल के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ये जो मुगल काल दिख रहा है ना आपको, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने डिटेल देख ली कि हाँ, हमें इतने लोगों के बारे में पढ़ना है, इतनी जानकारी हमें इकट्ठा करनी है। मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया इसका शासक कौन सा है, कितने वर्ष तक शासन किसने करा है, उनकी डेट क्या है, सर्वाधिक वर्षों तक शासन किसने किया है, दिल्ली सल्तनत का उदय कैसे हुआ है। बस आपको मोटा मोटी जानकारी पहले मिल चुकी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के बारे में, दिल्ली सल्तनत से पहले हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में, उससे पहले पढ़ेंगे महमूद गजनबी के बारे में, उससे पहले पढ़ेंगे इसके पिता सुबुक्तगीन के बारे में, और सबसे पहले पढ़ेंगे हम अल्पतगीन के बारे में। तो ये हो गए आपके तुर्क, भारत का तुर्कों पर हमला। और इससे पहले पढ़ेंगे हम भारत पर अरबों का हमला, ठीक है। तो हमारी हेडिंग रहेगी आज की, भारत पर अरबों का हमला। क्लियर। हम लोग देख लेते हैं भारत पर अरबों का हमला। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन इतिहास की। मैंने मोटा मोटी आपको बताया है दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के बारे में, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में मोस्टली बता दिया है कि हम इतने शासकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप क्लास में बने रहिए, विश्वास मानिए कि आपका एक भी क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आते जरूर हैं, अगर मान लीजिए कि आपका दिल्ली सल्तनत से कोई भी क्वेश्चन बन रहा है, तो ऐसा ना हो कि आप बहुत बार पढ़ भी चुके हों और हमारा क्वेश्चन फिर भी छूट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से विश्वास मानिएगा, अगर क्लास भी देख लोगे ना आप, तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, और ये क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है, ठीक है। चलिए, तो हम भारत का अरबों पर, मतलब भारत पर अरबों का हमला। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आया है, पहले मैं इसको मिटा दूं, थोड़ा सा आपको और बताना है कुछ मुझे। क्या बताना है वो आप देख लीजिए। ये सब कौन थे, तो ये सब मध्य एशियाई थे। तो हम पहले देखेंगे, ये क्वेश्चन ये आया हुआ था लोअर पीसीएस में। क्या क्वेश्चन था कि भारत पर मध्य एशियाई आक्रमण का क्रम क्या है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये था कि भारत पर विदेशियों के आक्रमण का क्रम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मध्य एशियाई आक्रमण का क्रम क्या है। हालांकि थे तो ये भी विदेशी, लेकिन हमने क्वेश्चन अलग कर दिया, भारत पर विदेशियों का आक्रमण और भारत पर मध्य एशियाई आक्रमण, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसलिए आपको इस बारे में हम जानकारी दे पा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत पर मध्य एशियाई आक्रमण। भारत पर मध्य एशियाई आक्रमण का क्रम, आक्रमण का क्रम। देखिए क्रम क्या है, तो सबसे पहले हूण जाति आई थी। कौन सी? हूण। बोलते हैं ना कि तुम तो बिल्कुल हूण ही हो, ये भाई हूण है, ठीक है। मतलब बर्बर और पूरी तरह से असभ्य जाति कहाँ निवास करती है? मध्य एशियाई में, ठीक है। मध्य एशियाई में कजाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान को तो नहीं लिया जाएगा, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्की, और ये फारस की खाड़ी, सऊदी अरब वगैरह का क्षेत्र, ठीक है। तो हूण जाति, हूण के बाद कौन आए थे? अरब आए थे भारत पर। अरब जाति ने हमला किया। इसके बाद भारत पर तुर्कों ने हमला किया, सब मुसलमान थे भाई, ठीक है। इसके बाद भारत पर मुगलों ने हमला कर दिया, ठीक है। और इसके बाद कोई आया था क्या, बताओ? इसके बाद कोई आया था मुगल के बाद कौन था? नहीं था, ठीक है। अच्छा, तो हूण, अरब, तुर्क, ठीक है। अब हेडिंग लगाते हैं हम, भारत पर। ये क्वेश्चन किस में आया था? हाँ, तो ये लोअर पीसीएस में पूछा गया था, पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ तक ही है। बस विदेशियों में एक चीज़ बढ़ जाएगी आपकी, पुर्तगालियों का क्रम। तो आपको बस वही याद रख लेना है, क्योंकि मुगलों से पहले पुर्तगाल आए थे, मुगलों से पहले पुर्तगाल आए थे, ये आपको याद रख लेना है। भारत पर विदेशियों का आक्रमण का क्रम।
आक्रमण का क्रम क्या है कि इसमें भी सबसे पहले हूण जाती थी, हूण के बाद अरब लोग आए थे आक्रमण करने, इसके बाद तुर्क लोग आए थे आक्रमण करने, तुर्की, और उसके बाद कौन आए थे, पुर्तगाल। पुर्तगाल, क्लियर। और पुर्तगाल के बाद मुगल। ये आपका क्रम है, इनको जरूर याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इनका क्रम क्या है, तो क्रम से लगाने को पूछता है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका क्लियर है। ठीक है, अब भारत पे सबसे पहला विदेशी आक्रमण किसने किया, किसके द्वारा किया गया था? भारत पे सबसे पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, एक बार जल्दी से बताइए। भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर रहेगा मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 में सिंध के थट्टा, ठीक है, पर अटैक किया गया था। तो वहाँ का राजा कौन था? राजा दाहिर को बंदी बना लिया गया, और उसकी पत्नी थी लाड़ो, कौन थी? रानी लाड़ी। ठीक है, और बेटा था उसका जयसिंह, और बेटियां थीं परमल देवी, उनको भी क्या करा, गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, तो ये सारी कहानी हम चर्चा करेंगे इस पे। अब देखिए, उस समय खलीफा जो पद था बड़ा प्रचलित था। 712 ईस्वी में मोहम्मद साहब के समय ही खलीफा पद बड़ा प्रचलित था। तो देखिए, मोहम्मद साहब मक्का वाले, मक्का मदीना, मोहम्मद साहब के समय जो व्यक्ति उनकी गद्दी पर बैठा, ठीक है, तो उसको खलीफा कहा गया। खलीफा किसे कहते हैं? मोहम्मद साहब की गद्दी पर जो भी व्यक्ति, जो भी मुस्लिम व्यक्ति बैठा, उसको खलीफा कहा गया। और इनका काम क्या था? तो मुस्लिम साम्राज्य की देखभाल करना, ठीक है, मुस्लिम साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाना, एक अच्छे तरीके से चलाना, वो किसका काम होता था? खलीफा का काम होता था। ठीक है, तो पहला खलीफा कौन सा था? ठीक है, ये क्वेश्चन है कि पहला खलीफा कौन सा था। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अरब जाति का, अरब का, हाँ बिल्कुल, अरब जाति का पहला खलीफा कौन सा था। ठीक है, तो ये सारी बातें हम इन पर चर्चा करने वाले हैं कि पहला खलीफा कौन सा था। ठीक है, तो आपको याद रख लेना यहाँ पर कि मोहम्मद साहब के समय मोहम्मद साहब के समय जो गद्दी पर बैठा, उसको खलीफा कहा गया। पहली बात तो ये है कि खलीफा कहते किसे हैं, आपका डाउट क्लियर है। ठीक है, दूसरा, मुस्लिम साम्राज्य को चलाने वाला, मतलब क्या होता है इसका? विधिवत रूप से चलाने वाला। ठीक है, मुस्लिम साम्राज्य को चलाने वाला। इनका, इनके जन्म की समय की बात तो नहीं है, लेकिन इनका जन्म हुआ कब है? 570 एडी में। ठीक है, इनका जन्म हुआ है। तो पहला खलीफा कौन था? क्वेश्चन यहाँ से भी आए हैं कि पहला खलीफा आप बता दीजिए, पहला खलीफा कौन था? पहला खलीफा कौन था? आप बता पा रहे हो क्या? पहला खलीफा था अबू बक्र। कौन था? अबू बक्र पहला खलीफा था। ठीक है, और अरबों का पहला खलीफा कौन था? अरब मतलब बोले जाए तो 711 या फिर 711 या फिर 712 ईस्वी में अरबों का जो पहला खलीफा था, अरबों का प्रथम खलीफा, तो उसका नाम याद रखना आपको, अल हज्जाज। कौन था? अल अल हज्जाज। ठीक है, खलीफा का नाम आपको याद रख लेना है,
अल हज्जाज। ठीक है, अब देखिए कहानी आगे कैसे बढ़ती है कि इस अल हज्जाज के बारे में हम लोगों को अच्छे से देखना है, क्योंकि अरबों का जो आक्रमण होगा इसी के अनुसार होगा। ठीक है, तो देखिए अल हज्जाज की अपने आप में एक बहुत बड़ी सेना थी मध्य एशियाई की। तो इसने क्या ऑर्डर दिया कि मध्य एशियाई में इसने अपने सैनिकों को बोला कि आप ऐसा करिए, भारत के जो क्षेत्र हैं या फिर भारतीय क्षेत्रों से या भारत के आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उन पर आक्रमण करिए और उनका धन लूट करके लेके आइए। ठीक है, तो इसने भारत में खैबर दर्रा से होकर तो ये आया था, जैसे ही सिंधु नदी को पार किया तो वहाँ एक पड़ता है देवल दर्रा, उसको क्रॉस करके ये श्रीलंका में नीचे आए, दक्षिण भारत तक पहुँच गए। और दक्षिण भारत में इन्होंने दक्षिण भारत में इन्होंने मोस्टली श्रीलंका पर अटैक किया और श्रीलंका के 32 जहाज़ों को लूट लिया जो कि सोने से भरे हुए थे। ठीक है, और उन्हें लेकर के चल दिए। कौन? जो खलीफा था ना अल हज्जाज, उसके सैनिक। अब जैसे ही ये उत्तर भारत को क्रॉस कर रहे थे तो सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसको सिंध के नाम से जानते हैं, किस जहाँ पर राजा दाहिर शासन करता था। ठीक है, अब वहाँ के लगभग 8 डाकुओं ने इनके 8 जहाज़ों को लूट लिया। ठीक है, अब 8 जहाज कम हो गए। ठीक है, कितने थे? 32, 8 कितने बचे? 24। अब 24 जहाज़ों को लेकर के इनकी सेना चली गई। ये बात किसको? अल हज्जाज को पता चला कि हमारे 8 जहाज किसने लूट लिए? सिंध क्षेत्र के डाकुओं ने लूट लिया। अब उसने कहा कि बताइए सिंध क्षेत्र का राजा कौन है? तो पता चला कि राजा दाहिर है। राजा दाहिर को बुलवाया गया। ठीक है, तो राजा दाहिर ने कहा कि ना तो हम जहाज देंगे वापस, भाई सोने भरे जहाज हैं, हम तो उन्हें वापस देंगे नहीं, और जो डाकू चोर हैं उनका हमें पता नहीं कि वो कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते। ठीक है, तो इसलिए इसने क्या करा कि अपने भतीजे, एक भतीजा था इनका मोहम्मद बिन कासिम, क्या नाम था उसका? मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम से कहा कि आप जाओ मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के थट्टा पर अटैक करो। उसने हमारे 8 जहाज़ों को लूटा है। ठीक है, अब कहानी इस तरह से आगे बढ़ती है। अच्छा, जो अल हज्जाज है, अल हज्जाज अल हज्जाज की एक पुत्री थी, चलिए क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है बोर्ड में। ठीक है, ये चल नहीं पा रहा है। तो कल को हम क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। ठीक है, ये पेन काम नहीं कर रहा अच्छे से, दूसरा पेन ट्राई करके एक बार देख लेता हूँ मैं। नहीं, मुझे बोर्ड में कुछ टेक्निकल इशू लग रहा है। ठीक है, तो हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स।